नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सुनने में जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही हमें अपने समाज के आईने में झांकने पर मजबूर करती है। हाल ही में हैदराबाद से एक मामला सामने आया जहां एक दंपति जो कभी आईटी सेक्टर में काम करते थे अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपनी निजी पलों के वीडियो बनाकर ऑनलाइन बेच रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्थिक तंगी और बेटियों के बेहतर भविष्य की चिंता ने उन्हें ये रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसे एक कांड का नाम दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद जो सवाल समाज के सामने आकर खड़े हुए हैं वो बहुत गहरे हैं। ये सवाल हमारे नैतिक ताने बाने, हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी सामाजिक सच्चाइयों पर उंगली उठाते हैं। सरदार पटेल जी द्वारा जिस वीडियो की समीक्षा की गई है उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सवाल यही उठता है, आखिर दोष किसका? निर्माता का, मांग करने वाले का, व्यवस्था का, या व्यक्तिवादी बाजार तंत्र की गलत जाहिल आर्थिक संरचना का? आखिर किसका? अब जिसे पुलिस इसको कांड मान रही है, क्या कहें किसका दोष है? उन माता पिता का दोष है जिनकी बच्चियां होनहार हैं और वो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, या इस व्यवस्था का दोष दें, या फिर खरीदने वालों का दोष दें? क्योंकि किसी चीज की डिमांड है अभी तो उसका उत्पादन हो रहा है, स्वाभाविक है। तो मांग है तो उत्पादन हो रहा है, और मांग इतनी जबरदस्त है कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ी हुई है, 2-2 हजार रुपए के एक वीडियो। क्योंकि जब किसी चीज की पूर्ति मांग के हिसाब से नहीं होगी तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी ही। इसका मतलब ये है कि अभी समाज में जितनी भी ऐसी वीडियो बन जाएं सब बिक जाएंगी। तब ये बताइए कि उस पिता का क्या दोष जिसके पास अपनी मेधावी बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे और वो इस रास्ते से बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसा कमा रहा था? क्या ये उसका दोष था, या उन व्यक्तियों का दोष था जो इसकी डिमांड कर रहे थे, जो इसकी मांग कर रहे थे? और वो मांग क्यों कर रहे थे? शायद इसलिए क्योंकि हमारे समाज में सेक्स और यौनिकता को लेकर एक दमनकारी माहौल है, जिसकी वजह से ऐसी चीजों की पूर्ति बहुत कम है और मांग बहुत ज्यादा। ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की विफलता का एक कड़वा सच है। तो आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। और व्यवस्था का क्या दोष है? क्योंकि व्यवस्था के पास संसाधन है नहीं। संसाधन व्यक्तिवादी बाजार तंत्र में व्यक्ति, परिवार, समाज, संप्रदाय के पास है। और हमारी आर्थिक संरचना ऐसी है कि लाभ और वैल्यू पे टिकी हुई है, जिससे मुद्रा का शोषण का कारण बनता है। एक तो लाभ और वैल्यू पे टिकी हुई है, एक दूसरे को प्रेस्टीज पॉइंट करती हैं। दूसरे जितने भी सुख के संसाधन हैं सारे मुद्रा पर आधारित हैं। यहां तक कि हमारा एक पल सोना भी मुद्रा पर आधारित है। शादी विवाह जितने भी संबंध सब मुद्रा पर आधारित हैं। तनुरंजन हो, मनोरंजन हो, भावरंजन हो, ज्ञानांजन हो, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या समष्टिगत जितने भी सुख हैं सारे सुख मुद्रा पर आधारित हैं। अब मुद्रा का शोषण होगा तो क्यों नहीं होगा? और शोषण होते होते अभी हाल के डेटा से जो पता चला कि 90% मुद्रा 10% लोगों व 10% राष्ट्रों के पास जमा हो चुकी हैं। और इस 10% में 25,000 पाने वाला कर्मचारी भी आ रहा है। अब आप सोचिए, आज की महंगाई में यह हालत हो चुकी है शोषण करते हुए मुद्रा का। और शोषण हर निचले स्तर से हर अमीर अपने गरीब का करता जा रहा है और पूंजीवाद तक पहुंचते हैं। और ऐसे हर अमीर राष्ट्र अपने गरीब राष्ट्र का कर रहा है। अभी चाइना का उदाहरण देख ही रहे हैं, रेयर पदार्थ और उर्वरक पदार्थ में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा अमेरिका भाग रहा है। हर एक अमीर द्वारा ऐसे शोषण होते होते 90% मुद्रा 10% लोगों व 10% राष्ट्रों के पास जमा हो चुकी है। अब जो 10% मुद्रा बची वो 90% राष्ट्र और 90% लोगों के लिए है। इसमें कल की चिंताएं भी हैं ढेर सारी, क्योंकि संसाधन व्यक्ति के पास है, अपनी उसको खुद की व्यवस्था बनानी पड़ रही है व्यक्ति, परिवार, समाज, संप्रदाय को। तो वो कल की चिंताएं भी करेगा। सभी अपनी अपनी चिंताएं करें, कल के लिए उसको भी बचाना है। तो बहुत छोटी सी मुद्रा बचती है मांग के लिए। अर्थशास्त्र का पहला नियम क्या है? मुद्रा से बाजार की मांग लॉक कर देता है। चाहे भूखों से आप मर जाओ, अगर मुद्रा नहीं है या कोई वस्तु आपके पास देने को नहीं है तो आप बाजार से कुछ भी नहीं कर सकते। अब मुद्रा बहुत कम है मांग के लिए, तो मांग नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा, स्वाभाविक है। बिना मांग के उत्पादन कैसे करेंगे? उनके पास तो डेटा जाता है, ज्यादा बना देंगे तो उनकी हानि हो जाएगी, वस्तुओं का बाजार में मूल्य गिर जाएगा। अब उधर मांग नहीं है तो उत्पादन नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा ही उत्पादन करना पड़ रहा है। थोड़े उत्पादन के लिए थोड़े रोजगार चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि रोजगार नहीं है तो मुद्रा नहीं, रोजगार बहुत कम है तो मुद्रा भी बहुत कम है, और कम की ओर गति होती जाएगी।
अब ये दोनों नियम कम से कम की ओर एक दूसरे को आपस में खींचते रहते हैं। किसी खींचातानी में हम लोग भी एक दूसरे की टांग पड़ते खींचते रहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरे को वैल्यूएट करते रहते हैं। तो आप ये बताइए कि ये दुष्चक्र जो ये दोनों नियम एक दूसरे को खींचते हैं, लाभ और वैल्यू से शोषण होता है। शोषण होते होते मुद्रा बड़ी तेजी से ऊपर को शिफ्ट होती जा रही है। तो इस दुष्चक्र में 90% जब लोग गरीब हैं, 90% राष्ट्र गरीब हैं, तो व्यवस्था के पास पैसा कहां से जाता है? टैक्स से। और जब 90% लोग गरीब हैं तो व्यवस्था भी गरीबी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जब 10% लोगों से ही टैक्स आएगा व्यवस्था को, तो व्यवस्था जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी वो 10% के आधार पर ही तो देगी, ज्यादा कहां से दे देगी जब आर्थिक बजट ही नहीं है। और जब 90% राष्ट्र गरीब हैं पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के वैश्विक पूंजीवाद के पास भी पैसा नहीं होगा। स्वाभाविक है, वो उनको जितने भी दुनिया भर के रिजर्व बैंक हैं उनके माध्यम से उनके पास सिक्योरिटी जमा होती है सरकारों के पास से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहले जो पूंजी देते थे खुलकर मांग के अनुसार देते थे। अब जैसे पाकिस्तानी लंका वगैरह को पूंजी दे रहे हैं, खुद 10 बार आते हैं तब बड़ा सोच के समझ के देते हैं, वो भी पर्याप्त नहीं, मांग से बहुत कम। पहले तो ऐसी ही आंख मूंद के दे देते थे। तो किसका दोष दें? सरकारें गरीब हैं, बजट का इतना प्रॉब्लम है, जलस्तर आधी आबादी को 4-6 साल के अंदर आधी आबादी को पानी पीने का जल संकट आ रहा है, सिंचाई के लिए पानी मिल नहीं रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, खाद्य प्रदूषण, ओजोन परत का छिलना, काफी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन, कार्बनिक पदार्थ से ऊर्जा पर निर्भरता का खत्म ना होना, क्योंकि पानी की समस्या बहुत कम है तो जल विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है, आदि आदि। दुनिया भर में लगभग 1989 में दुनिया के सभी देशों में सभी नदियों को आपस में नलों से जोड़ने का प्रावधान बना था, जल संकट से निपटने के लिए व सिंचाई से समाधान के लिए। 1999 में भारतवर्ष में भी सारी नदियों को नलों से जोड़ने का प्रावधान बना था, पर आज काम 0/0 है। आज तक कोई भी नदियां आपस में नहीं जोड़ पाए, बजट ही नहीं है। अगर सारी नदियों को जगह जगह नालों से जोड़ दें, नालों में जगह जगह छोटे छोटे बांध बना दे पूरी धारा में, तो कई फायदे हो जाएंगे। वर्षा का जल समुद्र में नहीं जाएगा, जमीनी जल सतह भर जाएगा, 15-20 फीट गहराई में पूरी जमीन में जल स्तर बराबर भरा रहेगा। जहां चाहो वही जल विद्युतीकरण कर लो और उतनी ही ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से निकाल लो। पर बजट हो तब तराई जल प्लावन खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े बांधों को गले तक भरोगे नहीं, उनका टूटला खत्म हो जाएगा। जमीन जो नीचे हम ट्यूबवेल से पानी निकाल लेते हैं, नीचे खाली जगह हो जाती है। जो जमीन की नदी नाले चल रही हैं वो खाली हो जाती हैं, जमीन टूटती है, धंसती है, भूकंप आता है। मानवीय कारणों से 99% भूकंप आ रहे हैं, पृथ्वी का भूस्खलन हो रहा है। ये सारी सुरक्षा होकर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जल स्तर भरा रहेगा। आर्थिक बचत नहीं होने से सारी समस्या होकर रखी है। शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट है नहीं। देखते हो कि अब सरकारी स्कूलें खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेट में इतनी महंगी फीस है कि वो 10% वाली अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 24,000 पाने वाला किस तरीके से मतलब अचीवमेंट कर पाएगा, जबकि वो भी 10% में आ रहा है। तो नीचे वाले क्या करेंगे? तो किसका दोष दें? व्यवस्था का दोष दें? व्यवस्था तो मजबूर है, वो व्यक्ति मजबूर है जिसको बच्चों को पढ़ाई करनी है, उसके बच्चे मेधावी हैं, वो मजबूर है। वो मजबूर है जिसको सेक्स की पूर्ति का बहुत अभाव है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, एक प्राकृतिक देन है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों में भी होता है, हम जानते हैं, सब जीवों में इनबिल्ट होती है। क्या हम प्रकृति से ऊपर हैं? जो प्रकृति इनबिल्ट है उस पे हम अपने नियम कानून डंडा चलाएं? जब पूर्ति अपूर्ति इतनी बाधित हो रखी है और शरीर में उतना ही अभाव है उसकी डिमांड बढ़ रही है और पूर्ति हो नहीं रही है, तो स्वाभाविक है उसकी मांग में उसका क्या दोष है? तो दोष किसको दें? तो अभी हाल की नई शोधित आर्थिक संरचना के आधार पे पाते हैं कि मूल में ये अर्थशास्त्र की जड़ एक बहुत बड़ा मूल कारण है, जो व्यक्तिवादी बाजार तंत्र की है, जो जंगल से हम लिए चले आ रहे हैं, ढोते चले आ रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला आधारित आज सामाजिक व्यवस्थाओं में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में लाठी उसका आर्थिक तंत्र विज्ञान को भी अपने तलवे तले रौंद रहा है, कुचल रहा है, ज्ञान विज्ञान को भी अभिशापित कर रहा है। चेतना ने रोबोट एआई अपनी सुख सुविधाओं के लिए खोजी थी, अपनी सहूलियत के लिए खोजी थी, चंद पूंजीपतियों के हाथ में लग रही है, विज्ञान को अभिशापित कर रहा है। कमाई के साधन में धड़ाधड़ मतलब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या हमें इस अर्थशास्त्र जो मुद्रा कभी लाई गई थी, जब हमारी बहुत कम बुद्धि थी, हमारे पास अक्षर ज्ञान भी नहीं था, पहले गोटियों के रूप में आई थी, फिर ये चमड़े धातुओं से होते हुए हम डिजिटल तक पहुंचे हैं, तो उस समय उनके पास जितनी बुद्धि थी उस समय उनको यही दिखा, और उस समय जितनी बुद्धि थी उससे उनको यही सुविधा दिखी, सहूलियत हुई, वो अपना लिया। पर आज हमारा इतना बौद्धिक विकास हो गया है, इतना ज्ञान विज्ञान से, विभिन्न प्रकार के कर्मों से, विभिन्न प्रकार के सारे सुख
तनोरंजन, मनोरंजन, भावरंजन, ज्ञानारंजन हो या मतलब व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, समष्टिगत, सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़े हैं। सभी सुखों की हमने इजाद कर ली है। आज हम संघर्ष कर रहे हैं उन सुखों को पाने के लिए। वो हम सभी जीव जगत को सुख कैसे मिले। कुछ ही जगह की तरफ काफी मुद्रा है तो सब लोग उधर ही भागते हैं, उधर ही दौड़ते हैं। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मतलब बिजनेसमैन बनो। तो संघर्ष, तनाव हम उस सुख को पाने के लिए कर रहे हैं। मार्क्स चाहते थे कि मुद्रा ना रहे, ये शोषण ना हो, श्रम विनिमय हो जाए। पर हमारे जीवन काल तक देखे कि भुखमरी रहती थी। और जब मटीरियली हमारे पास नहीं है, यानी भोजन भी नहीं है, जरूरत की चीज भी नहीं है, तो हम फ्रीली जीवन कैसे कर दें, किस आधार पर कर दें। भुखमरी की महामारियां आती थीं। चेचक, हैजा, कॉलरा तो अलग चीज होगी। भुखमरी की समस्या मतलब भोजन के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं था। हम जीवन को फ्रीली कैसे कर दें। कैसे वो आर्थिक किसी व्यक्तित्व के अंदर से निकलती। जो आदमी की विशेष समझ होती है, जो जीवन दर्शन कहलाता है, उस समझ से एक व्यवस्था निकलती है। व्यवस्था हमें जीवन जीने की कला बताती है, जीवन हम किस प्रकार जिएं। और सुखी जीवन जीने के अर्थ भाव से, उसी समझ से एक आर्थिक संरचना भी निकलती है, जिसमें सभी जितने प्रकार के सुख हैं उनका संज्ञान होता है। और वो कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, किस प्रकार उनकी पूर्ति अपूर्ति होगी, और जिस प्रकार की आर्थिक संरचना होगी उस प्रकार की वो पूर्ति अपूर्ति भी तय करेगी। हमारी ये जंगली, जाहिल, गंवार टाइप की है आर्थिक संरचना है, जो ना तो न्यायशील है, ना नैसर्गिक है, अस्तित्व सह अस्तित्व की अनुरूपता में भी नहीं है, उसके विरुद्ध में है, प्रकृति के विरुद्ध में है। तो क्या आज हम जब इतने समझदार हो गए हैं तो इस आर्थिक संरचना को उठा के फेंक नहीं देना चाहिए? और तब जब हमारे पास नई आर्थिक संरचना किसी चेतना से निकल के आ गई है, और निकल के आ गई क्योंकि आज आपके पास पर्याप्त मटेरियल व संसाधन है। सुख के उत्पादन के सभी प्रकार के, तन का हो, मन का हो, भावरंजन हो, ज्ञान रंजन हो, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, समष्टिगत सभी सुख हो, उसका ज्ञान विज्ञान। हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों को पूरा भंडार लगा लिया है। हमारा इतना बौद्धिक विकास हो चुका है, अब कोई अगर समस्या आती है तुरंत उसका ज्ञान विज्ञान आ जाता है। जैसे कोरोना का वायरस आया और उसका इलाज तुरंत आ गया। अब उस प्रकार की महामारी नहीं आती थी जैसे पहले का हैजा, कॉलरा, चेचक से आती थी। 15-15, 20-20 साल तक कोई ज्ञान नहीं मिला था, तबाही आती थी। आज वो चीज नहीं है, क्योंकि हमारा बौद्धिक विकास बृहद हो चुका है, हमारी चेतना का विकास बहुत तीव्र हो चुका है। तो बहुत जल्दी हम ज्ञान विज्ञान खोज लेते हैं। इस तीव्रता का मतलब चेतना के विकास से है। तो क्या जब हमारे पास हर प्रकार के सुखों का भरा पूरा मटेरियल है, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं सभी के लिए 25 से 50 के बीच सभी के लिए रोजगार, वो भी सरकारी ही हो, तो हमें मांग को फ्री नहीं कर देना चाहिए कि जो जैसा जीवन है, जिसकी जैसी प्राकृतिक प्रोडक्टिविटी या प्राकृतिक धारणागत जिसकी जैसी रुचि है, उसके आधार पर वो ज्ञान भी ले, कर्म भी करे और भोग भी करे, और अपने अनुसार जब थक जाए तो आराम भी करे। जैसे संपूर्ण समाधान व्यवस्था में रहन सहन के नगरी मॉडल की व्यवस्था है, क्योंकि मटेरियल तो हमारी व्यवस्थाओं के पास है, भरपूर है, तो हमने जीवन फ्री कर दिया। अब एक तो फ्री मटेरियल हो, दूसरा स्पेस, स्थान बहुत ज्यादा हो, पर्याप्त समय हो एक सही व्यवस्था के लिए। तो आज की गलत आर्थिक संरचना से, व्यक्तिवादी बाजार तंत्र से गांव की 40% कृषि भूमि सिमट चुकी है। दूसरा, एक जिले में 3 से 5 लाख मानव संसाधन भोजन व भोजन के जुगाड़ पानी में लगा हुआ है। तो जब हम एक ही नगर में 15 से 25 लाख लोगों को, जिले का एक ही नगर होगा, एक नगर में 100 भोजनालय होंगे, 3 से 5 हजार आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो 3 से 5 लाख मानव संसाधन और लगभग 40% कृषि भूमि सिकुड़ चुकी है। तो 40% मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन हमारे दूसरे काम में आ जाएगा व्यवस्था के पास। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रेड, मार्केट, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बाजार तंत्र फैला हुआ है, ये भी मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था के पास आ जाएगा। तो इस तरह लगभग 50% मानव संसाधन और 50% प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था के पास अतिरिक्त आ जाते हैं। तो हमारे पास स्थान भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मानव संसाधन के रूप में भी, प्राकृतिक संसाधन के रूप में। एक पर्याप्त भंडार हमारे पास हो गया स्थान व संसाधनों का। और हमें अब सबको रोजगार देना है, 25 से 50 के बीच के लोगों को, सभी को। तो हम 4 घंटे 3 घंटे का श्रम दे देंगे, क्योंकि हार्ड श्रम और कुछ ऐसे श्रम उन रोबोट सारा ले लेगा, क्योंकि रोबोट एआई समाज के हाथ में आ जाएगा। तो हम 4-3 घंटे का हल्का फुल्का श्रम दे देंगे, हफ्ते में 5 दिन, उसके पास पर्याप्त समय बचेगा, व्यवस्था के पास पर्याप्त समय बचेगा। तो समय भी पर्याप्त है, स्पेस यानी स्थान पर्याप्त है, और मटेरियल भी पर्याप्त है।
जीवन फ्रीली करने के लिए तीनों चीजों का होना चाहिए, जरूरी है। उदाहरण से समझिए, जैसे एक पार्टी में आपने 2000 का निमंत्रण दिया है, उसमें आप 500 लोगों के आधार पर मटेरियल, स्थान और समय के आधार पर व्यवस्था की। तो आपने समय बहुत कम रखा है। जो मेहमान आ रहे हैं जमने दे रहे हो, फिर एक उठा रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि हमारे जो वीआईपी मेहमान है, जो बारात नहीं है, वो ना खा पाए, खाना खत्म हो जाए, तो पहले आप उसको उठाओगे। तो स्पेस भी कम है 500 के आधार पर, मटेरियल भी, तो जब उसको उठाओगे तो एकदम से भीड़ लगेगी, और जो जिसकी प्लेट में जितना आएगा वो भर लेगा, और जितना खाएगा नहीं, फेंक देगा, क्योंकि वो कुछ भी भर रहा है, उसको स्वाद आता है कि नहीं आता, फेंक देगा। लेकिन अगर वही 2000 आदमियों के स्थान पर आपने स्थान उतना पर्याप्त रखा है, पर्याप्त मटेरियल रखा है टेबल पर, और पर्याप्त समय है, यानी जो आता जा रहा है बहुत समय पहले से भोजन तैयार है, और आपने 7 बजे का निमंत्रण दिया है, तो 7 बजे आपका सब तैयार हो चुका है, लोग आ रहे हैं, घूम घूम करके अपना पहले टेस्ट ले रहे हैं, जिसको जो अच्छा टेस्ट आता है वो उतना लेते हैं, जिसको जितना खाना होता है। इस तरह व्यवस्था पर्याप्त रूप से होने से वो अपने मूल स्वभाव में बना रहता है। वहां वो अपने मूल स्वभाव में है, क्योंकि व्यवस्था पर्याप्त रूप से है। ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो जब व्यवस्था के पास पर्याप्त मटेरियल है, मटेरियल का मतलब जितने भी प्रकार के सुख के संसाधन हैं पर्याप्त हैं, पर्याप्त रूप से स्थान निकल आया है, पर्याप्त रूप से मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त है, और 2-4 घंटे का श्रम है, हफ्ते में 5 दिन का, पर्याप्त सबके पास समय भी है। तो आज हमको जीवन फ्रीली नहीं कर देना चाहिए। अब जैसे एक परिवार में है, छोटे से परिवार में, वहां मुद्राविहीन व्यवस्था चलती है। घर परिवार के सभी लोग साथ मिलकर के काम करते हैं, परिवार का व्यवस्थापक उन्हें वेतन नहीं देता है। व्यक्तिगत और सामूहिक 3 प्रकार से सुख के संसाधनों को बांट देता है। व्यक्तिगत तौर पर कपड़े, जूते, मोबाइल दे देता है सभी को, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी को, और पारिवारिक तौर पर अपने सभी पुत्र को कमरे बना के दे देता है। बाकी भोजनालय और जितने भी और सुख के संसाधन है या उसके पास आते रहते हैं, वो सब सामूहिक रूप से कर देता है। इसी परिवार की व्यवस्था का विस्तार करके जब धरा की व्यवस्था बन जाती है, तो यही वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना का आधार है, क्योंकि परिवार को धरा में कुटुंब बोलते हैं। अब एक ही व्यवस्था होगी, किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज, संप्रदाय को अपने अपने सुखी जीवन जीने के अर्थों के लिए अपने अपने लक्ष्य और व्यवस्थाएं नहीं है। चिंता से मुक्त हो जाओ, कल की ढेर सारी चिंताएं हैं, उससे कोई खत्म, डर, भय, सुरक्षा खत्म, संघर्ष, तनाव, प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक समय तक भारी परिश्रम, डर, भय, सुरक्षा, कल की ढेर चिंताओं से मुक्त जीवन जीने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मुद्रा नहीं है, खरीदी बेची नहीं है, तो अपराध, भ्रष्टाचार सब खत्म। लाभ और वैल्यू नहीं है, तो प्रेस्टेज पॉइंट जो लाभ और वैल्यू से एक दूसरे में हम जनरेट करते हैं, वो भी खत्म। संबंधों के लिए पर्याप्त समय है, संबंधों के लिए पर्याप्त समय है। धारणागत मैचिंग संबंध हो, जो अभी नहीं है। संपूर्ण समाधान में डिजिटल व्यवस्था है, यानी 15-20 साल बाद जब व्यक्ति अपने बारे में जान जाएगा, इतना संज्ञान ले लेगा, अपनी सारी हॉबी लिखेगा, और जब उसे कोई भी संबंध लेना हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी सभी के, वो अपना एक बटन दबाएगा और उसके धारणागत मैचिंग संबंध से मिलते जुलते करोड़ों लोग सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस तरह सभी लोग ढूंढ ही रहे होंगे स्क्रीन पर, तो सभी को अपने धारणागत सभी संबंध मिल जाएंगे। तो धारणागत मैचिंग संबंध हो। तीसरा, आर्थिक घटपट ना हो। नया अर्थशास्त्र सभी को जन्म से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, यानी बीच के लोग, जो 25 से 50 के लोग जो श्रम करेंगे हल्का फुल्का हल्के समय में, उसी से उनका जीवन, उसी से उनके बच्चों का, उसी से उनके माता पिता का, या उनको नहीं करना है, सब व्यवस्था ही करेगी सबकी। अभी भी वैसे होता है, बीच के लोग काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अभी उनको खुद को करना पड़ता है, क्योंकि उनकी खुद की व्यवस्था है। तो चिंताएं भी हैं, डर भी है, भय भी है, सुरक्षा भी है, सब कुछ है। तो ऐसे ही जैसे परिवार में 3 तलों पर वितरण व्यवस्था थी, ऐसे ही यहाँ नगरीय व्यवस्था में भी कर दी गई, क्योंकि संसाधन हमारे पास बहुत बच के आ जाएं, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी। तो वहां नगर में लगभग 100 भोजनालय हो गए। तो व्यक्तिगत तल पर जितनी व्यक्तिगत चीजें हैं, जैसे कपड़े, मोबाइल, जूते आदि आदि जितनी भी हैं, वो व्यक्तिगत तल पर दे देंगे, देने की व्यवस्था है, व्यवस्था द्वारा ही। और पारिवारिक और परिवार के साइज के आधार पर, कितना बड़ा परिवार है उसके आधार पर घर और घर का साइज दे दिया जाएगा व्यवस्था द्वारा ही। या कोई कहीं घूमने जाता है या कहीं दूसरे नगर में रहने जाता है, वहां भी व्यवस्था ही उसको घर दे देगी। अभी तो ये है कि जिसके पास पैसा है यहां भी घर बनवा लो, वहां भी, वो सब काम खत्म। पैसा भी जाम कर देता है बाजार में, सर्कुलेशन फिर दोबारा नहीं होता है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में व्यवस्था द्वारा बना हुआ है, जाओ और रहो। ये पारिवारिक तल पे हो गया। बाकी जितना भी भोजनालय, टी कॉर्नर, जूस कॉर्नर, फ्रूट कॉर्नर, जितने स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, खेल कूद,
अन्य इंडोर आउटडोर के खेल जितने हैं या साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक सब सामूहिक रूप से कर दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति को साधन और सुविधाएं चाहिए। वो संसाधन लेके क्या करेगा? संसाधन व्यवस्था के पास रहें। जैसे अभी दिल्ली वगैरह में बड़े शहरों में जब से ओला उबर आ गया, व्यक्ति नहीं खरीदता है। ओला उबर मंगाया, चला गया, क्यों खरीदे? क्यों वो झंझट मोल ले? अपनी कार लेके जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक झंझट, वो इंश्योरेंस नहीं है, वो झंझट, वो कहीं बिगड़ गई, वो झंझट, और उसके ऑफिस में जाते वक्त कार कहीं गड़बड़ हो गई, ऑफिस के लिए लेट। इसलिए वो झंझट खत्म कर दिया। उसके दिमाग में है साधन और सुविधा चाहता है। वो अब काहे को झंझट मोल ले? ओला उबर मंगाया, निकला, ओला उबर खराब हुई, दूसरी आ गई, वो अपना चला गया, कुछ भी हुआ ओला उबर वाले जाने। तो आदमी साधन और सुविधा चाहता है। तो आज हमारे पास ऐसी आर्थिक संरचना आ गई है, उसके आधार पर संपूर्ण समाधान वैश्विक सामाजिक व्यवस्था लिखित हो चुकी है, जो वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आधारित है। मार्क्स की जो मुद्राविहीन व्यवस्था नहीं निकल पाई थी और उसकी व्यवस्था खंडित रह गई थी, उसकी स्वप्निलता आज चूर चूर हो गई थी, उसकी स्वप्निलता आज पूरी हो रही है। भीमराव अंबेडकर की स्वप्निलता पूरी हो रही है। आखिर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? सभी लोग मतलब अपने अपने आधार पर अपना जीवन जिए बढ़िया से, कोई किसी को वैल्यूएट ना करे, कोई किसी को जलील ना करे। आखिर यही तो चाहते थे। कभी किसी की थीम रही होगी वासुदेव कुटुंबकम की, यानी जब 100-150 कबीले लड़ते थे और जब कबीलों का संघर्ष बहुत बढ़ गया तो किसी से समझ में आया होगा कि ऐसा करो कि थोड़ा क्षेत्र बड़ा कर लो और 100-150 कबीले इकट्ठा कर लो, और सरदारी व्यवस्था में आ गए तो कबीलों का युद्ध बंद हो गया। फिर सब सरदार भी संघर्ष करने लगे तो 100-150 सरदारों ने मिलकर के राजवाड़ी व्यवस्था में आ गए तो सरदारी व्यवस्थाओं का युद्ध बंद हो गया। ऐसे ही में कभी राजवाड़ी व्यवस्था में कभी किसी को ऐसा समझ आया होगा जब राजवाड़ी भी लड़ने लगे, अरे कुछ नहीं है, मतलब कबीले लड़ते रहे, सरदार लड़ते रहे, उनका युद्ध खत्म। ये जब तक पूरी धरा एक नहीं होगी, जब तक ये युद्ध, खून खराबा और अपराध और प्रदूषण खत्म नहीं होगा, उसको ऐसा दिखा होगा सपना। आज उसकी भी स्वप्निलता पूरी हो रही है। तो आज जितने भी भूतकालिक लोग थे, महानतम लोग, उनकी सबकी स्वप्निलता पूरी हो रही है। तो क्या हमें ऐसी न्यायशील जो नैसर्गिक यानी प्राकृतिक नीति नियमों के तहत हो और अस्तित्व सहअस्तित्व को आज जितने भी भूतकालिक लोग थे, महानतम लोग, उनकी सबकी स्वप्निलता पूरी हो रही है। तो क्या हमें ऐसी संरचना जो न्यायशील, जो नैसर्गिक यानी प्राकृतिक नीति नियमों के तहत हो और अस्तित्व सह अस्तित्व के सहयोगिता में हो, प्रकृति के परस्पर सहयोगी हो, ऐसी आर्थिक संरचना को हमको अपनाने ही लेना चाहिए? क्या करना चाहिए कि हम ये जो गंवार टाइप की व्यक्तिवादी बाजार तंत्र की जो संरचना है, जो हमें तमाम अपराधों और प्रदूषणों से जकड़ रही है, जकड़ चुकी है, और हम प्रकृति को भी इतना प्रदूषित कर दी है कि हम विनाश के द्वार पर खड़े हैं, क्या हमको इसको त्याग नहीं देना चाहिए? क्या कहती है आपकी बौद्धिक चेतना? जी धन्यवाद। अब आप लोग सोचिए कि आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है।